हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी होता है कि आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लासेस चल रही है फॉर योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो आज उसकी मैराथन क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप, उसका दी एंड करने जाने हैं। इसके ऊपर अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स बने, क्योंकि आप सभी को पता है ये एक लेंथी टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता था कि आपके लिए कोई भी पॉइंट छूटे। आपका हर एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंस देता है, आपकी वो सिलेक्शन कराता है। तो चलो बिना टेंशन तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं आज के लेक्चर में क्या हमने पढ़ना है। आप सभी को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। होप सो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सभी को क्लियर होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमने कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था कि किस हिसाब से हमने कंपनसेशन उसे देनी होती है। फिर कंपनसेशन के बाद आज का टॉपिक की बात होती है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, डिजीज पार्टनर मतलब कि जो पर्सन की डेथ हो गई है। हम आप सभी को याद होगा, आपने पढ़ा था दैट देयर थ्री केसेस क्या थे? चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड द थर्ड वन इज रिटायरमेंट एंड डेथ। तो रिटायरमेंट हमने पढ़ लिया था, अब आती है बात डेथ की। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, हाउ टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज आप सभी को पता है डेथ इज अनसर्टेन, डेथ कभी भी हो सकती है। तो डेथ कभी भी हो सकती है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है डेट एंड्स ऑन 31 मार्च, तो डेथ फॉर एग्जांपल होगी 1 जुलाई को होगी, 1 अगस्त को होगी, 1 दिसंबर को होगी। तो उस टाइम का जितना भी प्रॉफिट होगा हमारा बनता है उस डिजीज्ड पार्टनर को, जिस पर्सन की डेथ होगी तो उसको दे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर उसकी तो डेथ होगी तो उसको कैसे दे? तो उसका आंसर यही है कि उसके नॉमिनी को दे दो, उसके लीगल हायर को दे दो। मे बी हिज वाइफ, मे बी हिज सन, डॉटर, कोई भी हो सकता है। तो उसको हमने उसका ये शेयर दे देना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज डिजीज पार्टनर। मैं आप सभी को बता चुका हूं, तो इधर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिजीज पार्टनर इज वन हु हैज डिसकंटिन्यूड द पार्टनरशिप ड्यू टू हिज डेथ। मतलब जिस पर्सन की डेथ हो गई है, उसने पार्टनरशिप, उसके कारण पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डी एंड हो गया, तो उसके कारण उस पर्सन को हम बोलते हैं डिजीज पार्टनर। अब बात आती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके सामने लिस्ट है कि जो डिजीज पार्टनर है, जो जाने वाला पार्टनर है, वट ही इज इंटाइटल्ड टू गेट, मतलब उसे हमने क्या क्या देना है। द फर्स्ट आइटम इज कैपिटल। ऑब्वियस ही बात है, उसने जो कैपिटल लगाई है, अगर उसने कैपिटल 1 करोड़ रुपया लगाई होगी, क्या 1 करोड़ वो बाकी जो पार्टनर्स बच गए हैं उन्हीं के खाते में चल जाएगा? नो सर। तो वो जो 1 करोड़ की उसने कैपिटल लगाई है, हमारा हक बनता है कि उसके जो लीगल हायर हैं या उसके नॉमिनी हैं, हम उसको रिटर्न कर दें। सेकेंड आइटम, द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। उसका जितना भी शेयर बनता होगा उसकी डेथ तक प्रॉफिट का, वो भी हम इसको दे देंगे। अब आप सभी को तब प्रॉफिट हम कब निकालते हैं? सब प्रॉफिट हम साल के एंड में निकालते हैं। ये नहीं है कि हम हर महीने जितना प्रॉफिट हुआ सबको ऐसे ऐसे बांट दिया, हाँ ये ले, ये तेरा शेयर, ये तेरा शेयर, ये मेरा शेयर। अब हम साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसकी डेथ अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। तो यही चीज आज की वीडियो में हमने सीखना है कि हाउ टू फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिजीज पार्टनर। थर्ड आइटम, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जितना ही प्रॉफिट होगा, हमने कल की वीडियो में ही सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम ऑब्वियसली बात है, ये भी हमारा क्या है सर? ये भी हमारा चेंज इन रेशियो की तरह या एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। हमारी फर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट। तो ऑब्वियसली बात है इसकी डेथ के बाद हम फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा सभी पार्टनर्स को दे देंगे। ऑब्वियसली बात है ये भी आपका कौन है? ओल्ड पार्टनर ही तो है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट देंगे। अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको कोई सैलरी या कमीशन देनी है वो भी दे दो। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हमने कल पढ़ा था, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व वगैरह, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब कुछ हमने बांट देना होता है। तो वो सब कुछ भी अगर होगा तो वो भी हम इसको दे देंगे, क्योंकि डिजीज पार्टनर इज ए ओल्ड पार्टनर, पुराना पार्टनर ही तो है बेचारे की। अब डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद नया एग्रीमेंट अभी आना है, अभी आना है, आया नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब उसका जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता होगा डेथ तक, तो वो भी हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। बात होती है इसकी कैपिटल है 1 लाख, कैपिटल है 1 लाख, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट रखा है 10%। तो कितना बन गया सर? 1 लाख का 10% होता है 10,000। कितना बन गया? 10,000। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेथ होती है 31 अक्टूबर,
सॉरी 1 अक्टूबर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं डैट पार्टनर की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर को। अब देखो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर, फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च तक होता है। ऑब्वियसली बात है पिछला जो 31 मार्च गया होगा तब तो साल खत्म हो गया। अब साल फाइनेंशियल ईयर के बाद उसने कितने महीने निकाले हैं वो चीज देखो आप। सर उसने निकाल दिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो उसकी डेथ हो गई, मतलब 6 मंथ्स ही निकले हैं। तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था 10,000। 10,000 क्या था सर, साल का था। तो हमें 6 महीने का निकालना है तो 6/12 कर लो। तो 6/12 कर लेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 नहीं देंगे, कितनी देंगे, 5,000 देंगे। अप टू डेट ऑफ डेथ है, मतलब उसकी डेथ तक जितनी बनती है उतनी ही देंगे, ना हम उसे एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे ना ही उसे कम अमाउंट देंगे, जितना जायज है। एंड इज शेयर ऑफ गुडविल, और उसकी जो गुडविल का शेयर बनता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आउटगोइंग पार्टनर है, तो आउटगोइंग पार्टनर है तो उसको शेयर ऑफ गुडविल भी उसको देना बनता है। अब बात करते हैं कि हमने कैसे कंप्यूट करना। कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, इसके ना 2 मेथड है। आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने कौन से मेथड से निकालना है। आपको डायरेक्टली देखो, इसका जो क्वेश्चन है ना, ये मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बड़ा, क्योंकि डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूट द शेयर ऑफ ए डिजीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से समझना, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बड़ा आसान है। कोई आप कहोगे कि गंदा वाला रूल है, ऐसा कुछ नहीं। तो बात करते हैं 2 मेथड हैं। 2 मेथड क्या है सर, एक टाइम बेसिस एंड द अनदर वन इज टर्नओवर बेसिस। तो टर्नओवर बेसिस की बात करते हैं सर पहले, ठीक है। टाइम बेसिस की बात में करते हैं। अगर आपको टर्नओवर बेसिस समझ आ गया, टाइम बेसिस अपने आप आ जाएगा। टर्नओवर बेसिस में क्या होता है, इन दिस केस his profit share for the current year is estimated using last year sales and last year profit। इसके कहने का मतलब है कि हम इस साल इसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर सेल एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट। मतलब हम एस्टिमेट, किसको एस्टिमेट लेते हैं सर, जो पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ और जो हमें पिछले साल सेल हुई। वो क्यों सर, देखो अभी तो इसकी फॉर एग्जांपल फिर से वही केस लेते हैं कि इसकी डेथ होगी 30 अक्टूबर या 1 अक्टूबर आप लगा लो। क्या अभी साल खत्म हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, उधर लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यह वही उधर से ही क्वेश्चन बनता है दैट इसमें हमने कैसे निकालना है प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं जितना हमें पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उतना ही प्रॉफिट हमें होगा। तो इसमें हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, कंप्यूट प्रॉफिट परसेंटेज। हमने क्या करना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फॉर एग्जांपल पिछले साल मेरी सेल थी 1 लाख और पिछले साल मेरी प्रॉफिट था 10,000। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा जो मैं लिख रहा हूं ना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला सेल थी 10,000, प्रॉफिट था प्रॉफिट था 10,000, सेल थी 1 लाख। आपको सेल और प्रॉफिट में डिफरेंस पता है ना। सेल क्या होता है सर, जिसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, और प्रॉफिट होता है जितनी हमें कमाई हुई है, ठीक है। तो 1 लाख की हमने सेल की तो प्रॉफिट हम कमाते हैं 10,000। अब हम क्या करेंगे, हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है दैट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। मतलब 1 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर रहेगा 10%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितने, 10%। अब हम सोचेंगे कि अगले साल भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 10% ही रहेगा। क्या पता 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, लेकिन हम पिछले साल का ही एज एज्यूम करेंगे, ये लॉ कहता है, ठीक है। तो 10% ही हम मानेंगे, हमें इस साल प्रॉफिट होगा। अब आपको क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर, आपको दे दिया जाएगा कि 1 अक्टूबर तक प्रॉफिट था हमारा 50,000, सॉरी प्रॉफिट नहीं सेल। आपको दे दिया जाएगा कि 1 अक्टूबर तक हमारी सेल हुई है 50,000। अब निकालिए इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, 50,000 को 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया कि इस साल भी हमें सेम प्रॉफिट होना है। तो 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। हमारा अब प्रॉफिट कितना है, 5,000। लेकिन अब क्या ये 5 का 5,000 हम डिजीज पार्टनर को दे देंगे? नो सर, इसमें तो बाकी पार्टनर्स का भी तो शेयर है। तो 5,000 को
जो आउटगोइंग पार्टनर है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका शेयर था 2/5, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से डिवाइड 1000 इंटू 2 2000, तो 2000 रुपए हम इसको दे देंगे। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है 2000। ये है इसका शेयर ऑफ रेशो उसकी जो थी, ठीक है, वो रेशियो से मल्टीप्लाई किया। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टर्नओवर बेसिस पे ये रहा क्वेश्चन। आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा, आपने जैसे निकालना है डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। JKL पार्टनर है, क्या रेशियो रही सर उनकी 2:1। के डाइड ऑन 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को मर रहे हैं। In their partnership deed, it was written that in the event of the death of any partner, his share in profit to the date of death will be computed on the sales on the proportion of last year profit. तो यही आ गया आपका turnover basis. Sale for the year ended 31st March 2016 amounted to 6 lakh. मतलब पिछले साल की हमें सेल कितनी दे दी है 6 लाख। एंड सेल फॉर द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, जितनी देर वो जीवित रहा तब तक सेल दे दी है 4,80,000, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च 2016 इज अमाउंटेड 1,50,000। मतलब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का सेल। सबसे पहला काम क्या है सर, हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे हम 1,50,000 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे इनटू 100। तो कितना आंसर आ जाएगा सर 25%। कितना आंसर आ गया 25%। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%। अब हम उसकी डेथ तक कितनी उसकी सेल हुई थी सर 4,80,000। 4,80,000 का हम निकालेंगे 25%। 4,80,000 का 25% होता है 1,20,000, ठीक है। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर 1,20,000। अब 1,20,000 को हम के की रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हो के की रेशियो कितनी है सर, के की रेशियो है 2:5। तो 1,20,000 इंटू 2/5, ठीक है। इतना क्लियर है। आप देख सकते हो 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2,40,000 होता है। 2,40,000 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2,40,000 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 2,40,000 को जब हम 5 से डिवाइड करते तो आंसर विल बी योर अराउंड आई थिंक सो 48,000। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 48,000। और यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं और आपका आंसर 48,000 निकला। अब बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, दैट इज टाइम बेसिस, ठीक है। टाइम बेसिस मेथड क्या कहता है, अंडर दिस अप्रोच दिस प्रॉफिट शेयर फॉर द करंट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि ये कह रहा है कि इस मेथड में हम जो प्रॉफिट निकालते हैं हम पिछले साल को ही अब का प्रॉफिट मांग लेते हैं, ठीक है। पिछले जो हमारा मेथड था टाइम बेस, हमारा जो टर्नओवर बेसिस था उसमें पहले परसेंटेज निकालते थे, फिर परसेंटेज को अपने करंट ईयर सेल से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पिछले साल का ही प्रॉफिट हम समझते हैं इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा। आपको दिया होगा प्रॉफिट, आपने क्या करना है जितने महीने वो जीवित रहा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू हिज शेयर, ठीक है। या आपको बोला होगा एवरेज प्रॉफिट, मतलब बोला होगा 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 4-5 सालों का प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी, अगर 4 साल हैं 5 साल है डिवाइड बाय 4 और 5 कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो इनटू टाइम पीरियड जितने महीने वो जीवित रहा इनटू डिजीज पार्टनर शेयर। तो इसका भी एक बार क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं एबीसी एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। ए डाइड 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को उसकी डेथ हुई। तो ऑब्वियस बात है कितने महीने वो जीवित रहा सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 5 मंथ्स वो जीवित रहा। As per the agreement, A share in profit till the date of death is to be computed on the basis of profit for the year 2015 to 16। मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हमने निकालना है, विच इज 2,40,000। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था सर 2,40,000। 2,40,000 को जितना टाइम पीरियड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड से 5 महीने वो जीवित रहा है तो 5 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, 5/12 इनटू हमारे ए का शेयर कितना है सर, ए का शेयर है 3/6, ठीक है। इतना क्लियर है जी सर। 12,1000 ये आपका हो जाएगा डेट
20,000, ठीक है। 20,000 इंटू 5 आपका हो जाता है 1 लाख, और इनको काट देते 2, तो 1 लाख को 2 से डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो 50,000 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। ये था इसका आंसर। आगे बात करते हैं, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आप देख सकते हो ये एवरेज प्रॉफिट की आगे डाटा दिया हुआ। अब ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ना है। उन्होंने बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब पिछले 4 सालों का। तो इधर आपको 5 साल दिए, तो ये जो लास्ट ईयर है इसको तो हम कंक्लूड करेंगे नहीं। आपको कभी कार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन डाल सकता है। तो हमने कौन कौन से लेने हैं, 60,000, 70,000, 55,000 और 85,000। अब आप देख सकते हो ये जो 55,000 है ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। अकाउंटेंसी में याद रखना, कहीं भी आपको ब्रैकेट दिखेगी, ब्रैकेट में कोई अमाउंट लिखी होगी तो समझ जाना वो माइनस में, मतलब कि ये लॉस है। तो 60,000 प्लस 70,000 होता है 1,30,000। 1,30,000 प्लस 85,000 आपका होता है 2,15,000, ठीक है। 2,15,000 हो गया। 2,15,000 में से आपने माइनस करना है कितना, 55,000, क्योंकि ये तो लॉस है। जी सर, ये तो लॉस है। तो कितना बच गया, 1,60,000। कितना बच गया, 1,60,000। तो ये आपका आ गया 1,60,000 ऊपर। और कितने साल का प्रॉफिट था सर, 4 साल का प्रॉफिट था। तो 1,60,000 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 40,000। आंसर क्या जाता है, 40,000। तो ये आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 40,000। तो 40,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सर जितने महीने वो जीवित रहा। सर वो जीवित रहा है 30 जून तक। तो 30 जून तक कितने महीने हो गए सर, अप्रैल मई जून। तो 3/12, 3/12। और एच का शेयर कितना है सर, एच का शेयर हम ऊपर देख लेते हैं पहले। तो 1/4 है, ठीक है, 1/4। तो वही आपका आंसर आ गया डेट 40,000 इंटू 3 महीने वो जीवित रहा था सर, आपका अप्रैल मई जून, ठीक है। 3/12 इंटू उसका शेयर कितना है सर, 1/4। क्लियर है इतना, जी सर। अब आप देख सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 4 1s और ये आपका आ गया 10,000, 3 1s और ये आपका हो गया 4s, 4 1s और ये आपका हो गया 2,500। तो 2,500 इज योर आंसर। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा, 2,500। होप सो क्लियर होगा। यही था आपका कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर। हमने इधर कैलकुलेट कर लिया कि उसका शेयर कितना बनता है प्रॉफिट का। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक। अभी तक हमने क्या किया था, इंसान को एडमिट किया था, इंसान की रिटायरमेंट भी की, इंसान का डेथ भी किया। लेकिन अब समय आ गया है बिजनेस के बंद होने का। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस अब बंद होना है, मतलब ये जो पिछले जितने भी केसेस थे दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बिजनेस बंद नहीं हो रहा था, बिजनेस की एक तरह से आप कह सकते हो रिलेशनशिप बदल रहा था और कुछ नहीं। लेकिन ये जो डिसोल्यूशन है इसमें हमने क्या करना है, आपका बिजनेस ही खत्म कर देना, बिजनेस का दी एंड। तो क्या प्रोसेस रहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है मैंने। तो देख सकते हो क्या लिखा है, दैट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सेट टू बी डिसॉल्व्ड व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज टर्मिनेटेड. The process of dissolution includes disposing of the assets and the liabilities are paid off. The firm discontinues all of its activities and no partner has any relation with the other partner. The business closed down. तो ये पैराग्राफ होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसमें कह रहा है that the dissolution of a partnership जो है उसमें क्या होता है, आपके बीच में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो गया, वो खत्म हो गया। एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, अब ध्यान रखना, अब डिसोल्यूशन, आप बिजनेस बंद कर रहे हो, अब हमने क्या करना आगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो उसमें हमारा होता है दैट वी हैव टू डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। मतलब हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। डिस्पोज ऑफ इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई क्रेडिटर है, हम उसको कोई अपना एसेट दे सकते हैं या एसेट्स अपने बेच सकते हैं। कोई भी आपको रीजन दिया होता है कि हाँ आपने बेचना है, किसी पार्टनर को देना है, किसी क्रेडिटर को देना है, अपनी लोन की पेमेंट के लिए क्या करना है, ठीक है। और साथ में अपनी लायबिलिटीज को हम पे ऑफ करेंगे। दो चीजें हमने करनी है, मतलब एसेट्स को भी खत्म करना है
और लाइबिलिटीज को भी खत्म करना है, क्योंकि हमें ऐसे तो लाइबिलिटीज हमारी जाने देगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से बैंक लोन लिया है, हम इधर शरीफ इंसान है, बाकी विजय माल्या उनकी तरह नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, हमने इधर अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने से पहले ही पहले पे ऑफ करनी है, उसके बाद ही बिजनेस हम बंद करेंगे। The firm discontinue all its activities and no partner has any relationship with the other partner. अब फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज है, मतलब आपकी कहोगी सेल परचेज, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। एंड नो पार्टनर हैज एनी रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर, द बिजनेस क्लोजेस डाउन, बिजनेस आपका हो गया बंद। अब एक और कंसेप्ट समझना, दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये कंसेप्ट समझना, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, मतलब कि उसमें हमारा क्या होता है, बिजनेस एक बंद होता है, फिर नया खुल जाता है, नया रिलेशनशिप सामने आता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया, अब सामने कुछ नहीं आने वाला, कोई नया बिजनेस सामने नहीं आने वाला, कोई नया एग्रीमेंट सामने नहीं आने वाला। तो याद रखना, दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टर्मिनेटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, दैट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये याद रखना, दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि उधर एग्जामिनर आपको क्रॉस चेक करने के लिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप में बिजनेस कैरी ऑन रहता है, बिजनेस चलता रहता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस खत्म हो जाता है, दी एंड हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म में हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का दी एंड कर देना है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नया बिजनेस एक तरह से आप कह सकते हो स्टार्ट होता है, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे कोई डिफरेंस देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये नीचे दिए डिफरेंस, हाँ आप देख सकते हो, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है फर्म। Dissolution of partnership does not involve complete breakdown of relationship among partners. It includes breakdown of relationship among partners. Complete. It does not affect the closure of books of account. It involves the closure of books of account. Dissolution of partnership cannot be ordered by the court. A firm may be dissolved by the order of the court. Dissolution of partnership does not affect the continuation of business. A firm discontinued with the breakdown of relationship among all the partners. मतलब कि अगर हम सी पॉइंट पढ़े, सी पॉइंट में बोल रहा है जो पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन है उसको ऑर्डर कभी भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करता कि हाँ आप अपने में एक नया एडमिट कर लो, या अपने में कोई रिटायर कर लो, या आप में अपनी रेशियो बदल लो, तो वो कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं करता। लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ जाती है आपकी बिजनेस को बंद करने की, मे बी द बिजनेस इज इलीगल, मे बी द अदर रीजन, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो, आप आगे काम नहीं कर सकते हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। मतलब कि अगर आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही है तो उसमें पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो रही, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना। अब ऊपर पढ़ लेते हैं, दैट द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, किस किस तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ ज्यादा फास्ट एंड रूल नहीं है इसमें। तो बात करते हैं बाय एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट के थ्रू आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जब सभी पार्टनर्स कह रहे हैं कि हाँ अब हमसे काम नहीं हो रहा, हमने आगे बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, हम चाहते हैं कि बिजनेस बंद हो जाए, तो उस डिसोल्यूशन को बोलेंगे बाय एग्रीमेंट। Compulsory dissolution. An event can make it unlawful for the firm to carry on its business. In such case, it is compulsory for the firm to dissolve. मतलब कि कुछ काम इन्होंने ऐसे किए, कुछ इवेंट उन्होंने ऐसे किए जिसके कारण वो अनलॉफुल बन गया, लॉ के खिलाफ हो गया, तो उस टाइम पे कंपल्सरी बन जाता है बिजनेस को बंद करना। थर्ड वन, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, अगर ऐसी ऐसी कुछ हैपनिंग होंगी, आप नीचे कंडीशंस पढ़ सकते हो, तो तब भी आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूट फॉर ए फिक्स्ड टर्म, सच फर्म्स विल डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट डे, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि आपके फिक्स्ड टेन्योर के लिए भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल 3 साल के लिए ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब आप कह रहे हो नहीं हमने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो 3 साल बाद ऑटोमेटिक आपके जो बिजनेस है वो डिसोल्यूशन हो जाएगी।
सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर अंडरटेकिंग, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट वाला पढ़ा था कि ब्रिज आपके अगर दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने बोला कि हम ब्रिज दोनों मिलकर बनाते हैं, और जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा अपने आप आपके डिसोल्यूशन हो जाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, कभी कभार क्या होता है एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर किसी भी इंसान की डेथ होती है, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, तो हमारी बिजनेस उधर ही हम बंद कर देंगे, हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर, अगर आपका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो तब भी आपको बिजनेस जो है बंद करना पड़ेगा। बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल देन एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। In such case, the firm is dissolved on the date mentioned in the notice. If no date is mentioned, then the date of dissolution of firm is the date of communication of the notice. ठीक है, तो ये वही आ गया कि अगर आपका पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, अगर एक भी पार्टनर बोल देता है कि हाँ अब आगे हमने काम नहीं करना, तो बाकियों को भी मानना पड़ता है, तो दैट इज, इसमें भी हमें डिसोल्यूशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बाय द कोर्ट। अब कोर्ट भी ऑर्डर देती है, कब कब देगी कोर्ट ऑर्डर, तो आप देख सकते हो फर्स्ट इज अनसाउंड माइंड, अगर उसने पाया कि आपका कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड है, मेंटली रिटार्डेड है, तो तब भी वो आपको ऑर्डर दे देगी कि हाँ जनाब आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए। परमानेंट इनकैपेसिटी, इफ ए पार्टनर बिकम परमानेंट इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी और अदर पार्टनर फाइल ए सूट इन द कोर्ट, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। ऑल्सो द इनकैपेसिटी में अराइज फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस, ठीक है, मतलब कि अगर पार्टनर में क्षमता ही नहीं है कि आगे वो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो तब भी कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो। आप देख सकते हो कि रीजंस क्या हो सकते हैं, दैट मे बी योर फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस, या आप कह सकते हो कि इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, ठीक है, या किसी ने फाइल सूट कर दिया आपके खिलाफ और उधर पाया गया कि आप इनकैपेबल हो बिजनेस करने के। थर्ड वन इज मिसकंडक्ट, अगर पाया गया कि आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हायर कर रहे हो, तो वो तब भी आपका बंद हो जाएगा। कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉस, अगर हम पा रहे हैं कि आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है आपके बिजनेस को, पहले साल भी लॉस हुआ, दूसरे साल भी लॉस हुआ, तीसरे साल भी लॉस हुआ, चौथे साल भी लॉस हुआ, तो जो कोर्ट है तब भी आपको ऑर्डर दे देगी हाँ जनाब आप अपना बिजनेस, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, अगर आप किसी एग्रीमेंट को तोड़ते हो, उसका ब्रीच करते हो, तो तब भी आपकी जो बिजनेस है कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि जनाब आप अपना बिजनेस बंद कर दो। तो ये कुछ थे रीजंस जिस कारण आपकी जो डिसोल्यूशन हो सकती है, ठीक है, होप सो क्लियर होंगी। अब बात करते हैं जब डिसॉल्व करनी है तो हमारा सीक्वेंस क्या रहता है अकाउंट्स बनाने का, ठीक है। हमने पढ़ा था सर जब हम हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। अब बात होती है अब हमने बिजनेस बंद करना है, तो बिजनेस बंद करते वक्त हमने कौन कौन से अकाउंट बनाए, क्योंकि हमने अकाउंट्स भी खत्म करने ना, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म कर देंगे, उनकी पेमेंट्स को डालेंगे, उनसे जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है वो डालेंगे, और उधर से जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम किसको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो। सेकंड, जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब हमने कैपिटल जितना पैसा हमारे पास बचा है वो अब हमने पार्टनर्स को रिटर्न कर देना है, जितना भी बचा होगा उतना ही रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा कैश हर एक एक रुपये क्या क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं, हमारा डेबिट जरूर क्रेडिट होना चाहिए, लास्ट टाइम पे कैश अकाउंट बनाएंगे। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन टू सेल ऑफ योर एसेट्स एंड टू डिस्पोज ऑफ पेमेंट टू पे योर लायबिलिटी, ये इस पर्पस के लिए बनता है। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने अपने पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ करना है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एंड द थर्ड वन, कैश अकाउंट, इज जस्ट टू क्रॉस चेक कि हमारा हर एक कैश यूटिलाइज हो गया ना, कोई ऐसा कैश बच तो नहीं गया कि कोई खा गया हो, ठीक है। तो वो 3 ये अकाउंट्स बनते हैं। अब बात होती है, ऑब्वियसली बात है, अब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है आपके पास है 10,000 रुपए, आपके पास कितने हैं 10,000 रुपए, तो आप सबसे पहले किसको पेमेंट करोगे, तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जितने भी हमारे बैंक लोन्स हैं, जिनसे हमने बाहर वाले इंसान हैं, उन सबसे जिनसे मैंने लोन लिया, सबसे पहले मैं उनको पेमेंट करूंगा। अगर उसके बाद भी मेरे पास कोई पैसा बच जाता है, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसकी पेमेंट करूंगा,
अगर उसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स को कैपिटल उनकी रिटर्न करेंगे। अगर पैसा नहीं बचता तो हम कैपिटल रिटर्न नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। तो मेन चीज जो मैं आपको इधर बताना चाहता हूं, आपने याद रखना है सीक्वेंस क्या रहता है। सबसे पहले हमने अपने बाहर वाले लोगों को पैसा देना है, अगर पैसा फिर भी बच जाता है फिर पार्टनर का पहले लोन चुकाना है। पार्टनर का लोन अगर चुक जाएगा उसके बाद कैपिटल देंगे, कैपिटल नहीं बचती तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है ना, समझ आ गई? बिल्कुल इजी था। ऑब्वियस सी बात है, पहले बाहर वाले बंदे को पेमेंट करेंगे, नहीं देंगे तो वो तो मारने को आ जाएगा, केस कर देगा, वो हमें बिजनेस बंद नहीं करने देगा। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है। अब पढ़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, उसके बाद आपका एक खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड एट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखना, आप कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बनाते हैं, और जब आपने बिजनेस बंद करना है तो हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाएंगे? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू नो द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब आप अपना फर्म की डिसॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको। अब इसमें क्या आता है? ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। मैंने आपको क्या बोला? अब हमने क्या करने हैं? अपने अकाउंट्स खत्म करने। जी सर, अकाउंट्स में आपको पता है हमारा सबसे पहले आता है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को सर हम कैसे खत्म करेंगे? आपके जितने भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, उन सभी को हम डालेंगे डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उन सबको हम कहां पे डालेंगे सर? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या करेंगे? दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से देखना, सभी एसेट्स को कहां पे डाला सर? डेबिट साइड। अब अगर आप जब एसेट बेचते हो, क्योंकि अब हमने क्या करना है सर? एसेट बेचने हैं और लाइबिलिटीज को पेमेंट करनी है, इनकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। एसेट्स को हमने डाला था डेबिट साइड, और अगर आप इनकी पेमेंट करते हो तो कहां पे डालेंगे? क्रेडिट साइड। मतलब उधर आपने उसको सोल्ड अप कर दिया। आपने अगर फर्नीचर को बेचा तो क्रेडिट साइड। पहले तो सभी को डालना ही डालना डेबिट साइड, सभी को कंपल्सरी है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अब जैसे जैसे आप इनकी पेमेंट करोगे क्रेडिट साइड इसकी पेमेंट साइड। फिर बात करते हैं लाइबिलिटीज को हमने कौन सी साइड डाला था सर? लाइबिलिटीज को हमने डाला था क्रेडिट साइड। अब इनको जब पे ऑफ करोगे तो हम डालेंगे डेबिट साइड। जब हम इनकी पेमेंट करेंगे कौन सी साइड डालेंगे सर? रियलाइजेशन की डेबिट साइड। अब एंड में हम डेबिट और क्रेडिट का करेंगे टोटल। अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइड हमारा क्या आ जाएगा? लॉस। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड हमारा क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट। तो आपको मैं कोई परफॉर्मा दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, आपके जितने भी एसेट्स हैं हम उनको डालेंगे। इसको भूल जाओ, इसको मैं अभी बताता हूं। ये हमारे क्या आ गए? एसेट्स। सभी के सभी हम बैलेंस शीट से एसेट उठाएंगे और डेबिट साइड डाल देंगे। सभी के सभी बैलेंस शीट से हम लाइबिलिटीज उठाएंगे और कहां पे डाल देंगे सर? क्रेडिट साइड। अब जब जब आप कोई एसेट बेचोगे तो वो कहां पे आएगा सर? एसेट जब जब बेचेंगे तो वो हमारा आएगा क्रेडिट साइड। ये वो कैश एंड बैंक है, आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा हुआ। और जब जब हम पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज की तो वो कहां पे आएगा सर? डेबिट साइड। अब जब जब हमारा इसका हम टोटल करेंगे, अगर इसका टोटल करेंगे, अगर ये बड़ा हुआ हमारा क्रेडिट साइड तो हमें आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम दे देंगे पार्टनर्स को इन देयर शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस हुआ तो ये भी हम शेयरिंग रेशियो में दे देंगे, अगर डेबिट साइड बड़ी हुई। तो यही था इसका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब बात होती है अकाउंट्स नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं होने होते, तो ये लास्ट है, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि हाँ हमें समझ आ गया। ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको अराउंड 6-7 मंथ्स का जो लेक्चर्स होता है हम 12th को पढ़ाते हैं, तो वो आपको मैं बता दूं अराउंड 4 डेज में कंप्लीट किए। तो यही आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आप और भी कंसल्ट करना चाहते हो आप बुक कंसल्ट कर सकते हो, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो आप देख सकते हो डेट द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट: कैश, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, रिजर्व फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो अकाउंट है ये हमने पार्टनर, ये जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है उधर हमने ट्रांसफर नहीं करने होते। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम करेंगे एमसीक्यू।
तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। ये वैसे हम कर चुके हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आज सब कुछ हम सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि अब हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। तो बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने किस हिसाब से बांटना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने इक्वली बांटना होता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। बात होती है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे मारना है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हम देते हैं 6%। तो अगर आपके एग्रीमेंट जो है साइलेंट है तो तब हम कितना देंगे 6%। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग फिक्स, इधर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग की नन ऑफ दिस। तो करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब आपका अकाउंट जो है, आपकी जो कैपिटल है दैट इज फिक्स्ड। एनी पार्टनर हु इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस इज, ठीक है, वो पार्टनर जो एक्टिव पार्ट नहीं लेता बिजनेस में, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्लीपिंग पार्टनर। आगे बात करते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू, ठीक है, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो हम प्रॉफिट कहां पे क्रेडिट करेंगे सर, करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड के टाइम पे हम दो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सभी को हम आपकी करंट अकाउंट में डालते हैं। द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर, ठीक है, तो पार्टनर की जो ड्रॉइंग है आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट की डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो इसका आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि आप सभी को होता है जो ड्रॉइंग है उससे पार्टनर की कैपिटल डिडक्ट होती है, कम होती है, तो कैपिटल जब जब घटती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का क्या रहेगा, दैट इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व इज, ठीक है, जब आप किसी नए पार्टनर को घुसा रहे हो तो जनरल रिजर्व को हमने क्या करना है, तो जनरल रिजर्व आप सभी को होता है हमने ये ओल्ड पार्टनर्स को दे देना होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स को दे देना है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। A new partner may be admitted to a partnership with the consent of all partners, with the consent of 2/3 partners, with the consent of any one partner or without the consent of old partner। तो आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था डेट अगर आप किसी भी इंसान को एडमिट करना चाहते हो तो आपका फर्ज बनता है कि सभी की सभी पर्सन जो है कंसेंट दे दे कि हाँ जनाब आप इन्हें घुसा लो। ये ना हो कि दो बंदे मान गए लेकिन जो थर्ड पार्टनर है उसका वो दुश्मन है जो हम फोर्थ पार्टनर लाने वाले हैं। तो थर्ड पार्टनर का भी मानना जरूरी है, जब तीनों पार्टनर मान जाएंगे तभी आप उस पार्टनर की एडमिशन करा सकते हो। इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज, आप देख सकते हो आपकी जब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कह रहे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरीज आर एसेट। सर एसेट जब जब घटेगा हमने उसे कौन सी साइड पे डालना है, हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान को हम कहां पे डालते हैं सर, डेबिट साइड, तो अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज, इसका उल्टा हो गया, ठीक है, अब हमें फायदा हो रहा है, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग आप देख सकते हो आपका जो एसेट है वो बढ़ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो हम उसको कहां पे डालेंगे सर, उसको हम डालेंगे अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आ जाएगा। तीनों के केसेस में हम निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज, ठीक है, अब जो आउटगोइंग पार्टनर है मतलब फॉर एग्जांपल कोई रिटायर हो गया या आप कह सकते हो कि आपका जो पार्टनर है वो डेथ हो गई है, तो उसका अगर कोई अमाउंट बचा हुआ भी बिजनेस में, ऑब्वियस बात है देना तो है, लेकिन कभी कभार कहते हैं ना कि बंदा कहता है अच्छा मैं 3 महीने बाद आता हूं, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं या कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो अमाउंट है हमने अपने अकाउंट्स में शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, तो इट विल बी अ लोन, ठीक है, उसको हम ऐसे लोन शो करेंगे। याद रखना अब क्योंकि उसकी कैपिटल नहीं रही, वो बिजनेस से बाहर निकल चुका होता है, अगर बिजनेस से बाहर निकल चुका होता है तो हम उसको कैपिटल क्यों लिखें, क्योंकि अब तो वो ओनर रहा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे मिस्टर एक्स लोन। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, अगर रिटायरमेंट है या डेथ ऑफ ए पार्टनर है तो इसका आंसर क्या रहेगा, आपको ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे पहले। बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो है ही नहीं है, एंड मे और मे नॉट बी द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम पे ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली करंट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट,
नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली लिक्विड एंड करंट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने भी नॉन कैश एसेट्स हैं उन्हीं को हम ट्रांसफर करते हैं डिसोल्यूशन अकाउंट में। हमारे जैसे हमने देखा कि कैश अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना, बैंक अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना, लोन अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन कैश एसेट्स को ही हमने ट्रांसफर करना है। इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट ऑफ द फर्म हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अगर आपका कोई पार्टनर कोई फर्म से एसेट ले लेता है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है उस अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने उसकी कैपिटल से डिडक्ट करना है ना। फॉर एग्जांपल उसने पैसा नहीं दिया, उसने बोला मेरी कैपिटल से काट लो, तो काटने का मतलब क्या है, डेबिट करना, बस सिंपल है ये। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है आपका, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आगे बात करते हैं 20th, व्हेन गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर मेथड इज नोन एज, ठीक है, गुडविल जब नया पार्टनर लाता है कैश में, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड की नन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम मेथड। तो 20th का आंसर करेगा ए ऑप्शन। 21 की बात करते हैं, लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड की, रेशियो ऑफ कैपिटल की, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो एज पर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, हम लॉस किस हिसाब से बांटेंगे, जो उनके बीच में डीड हुआ है उसके अकॉर्डिंग। A partnership deed is silent for the payment of interest on partner's loan, but there was a loss instead of profit during the year 2013 to 14. At what rate will the interest on partner loan be allowed? ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना देना था, 6%, अगर उसे लॉस हुआ तब भी देना बनता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज अगेन अ लॉस एंड एप्रोप्रिएशन की नन ऑफ दीज, ठीक है, तो असली में बता दूं जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इट इज ए एक्सपेंस फॉर ए बिजनेस, लेकिन इधर एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं हो, तो इट इज ए एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन है ये। गुडविल इज ए करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की फिक्टिशियस एसेट, तो इसका आंसर करेगा इंटेंजिबल एसेट। अंडर विच एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज गोइंग, अंडर द एक्ट 1932। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इज, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर शेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वो क्या रहता है सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, ठीक है। 26 का क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। 27 की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। Who should compensate to whom in case of change in profit sharing ratio, ठीक है, अगर आपके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो उस टाइम पे कौन किसको कंपनसेट करेगा, सर गेनिंग पार्टनर का बनता है कंपनसेट करना, किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जिन्हें घाटा हो रहा है। 29, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट इट मस्ट बी रिटन ऑफ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर डेबिटेड टू, ठीक है। अब देखो ये जो 29 क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर अगर आपके बीच में रिटायरमेंट हो रही है, इफ गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट, ठीक है, आपके गुडविल जो है बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, मतलब ऑलरेडी अपेयर वाली मैंने आपको ट्रांसैक्शन बताई थी, तो क्या था, इट मस्ट बी रिटन ऑफ, ठीक है, ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया था उस गुडविल को हमने क्या करना है, रिटन ऑफ, एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर डेबिटेड इन, ठीक है, तो किस रेशियो में हम डेबिट करेंगे उन्हें, ओल्ड रेशियो में करेंगे। A and B, C are partner 2:1 and C retire, the new ratio will be, ठीक है, C सिंपल रिटायर हो रहा है, C का नाम ही हटा दो, तो न्यू रेशियो विल बी 2:2, 2:2 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 1:1। 30th का आंसर क्या आएगा 1:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द इंटरेस्ट पेबल टू डिजीज पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम विल बी, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर इंटरेस्ट कोई पेबल करना है डिजीज पार्टनर को ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम विल बी बैंक रेट 10% की 6%। मैंने आपको क्या बताया था, आउटगोइंग पार्टनर या डेथ पार्टनर होगी है तो उसका हम क्या लिखते हैं, अब लोन अकाउंट, तो लोन के टाइम पे हम क्या देते हैं सर 6% देते हैं, तो इसका रेट क्या रहेगा 6%। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन, ठीक है, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर को किस में देंगे, तो आप देख सकते हो उनको हम ओल्ड रेशियो में ही देते हैं, तो 32 का भी आंसर करेगा बी ऑप्शन। 33, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयरिंग द बैलेंस शीट्स आर ट्रांसफर टू, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन फ्रॉम पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू, ठीक है,
बोलता है अगर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? सर नन ऑफ दिस, इधर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया रियलाइजेशन में लोन ऑफ पार्टनर नहीं आता। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिलेटिव इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट की। देखो जो बिजनेस है ना वो रिश्तेदारों को नहीं मानता, चाहे वो तेरा रिश्तेदार है वो अलग है, वो हमारी थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है थर्ड पार्टी है, तो पार्टनर का अगर कोई रिलेटिव है, उसका बेटा भी होगा, उसकी कोई वाइफ भी होगी, उसने भी अगर कोई बिजनेस को लोन दिया है तो उसे हम थर्ड पार्टी ही कंसिडर करते हैं। तो उसको हम थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं तो हम उनसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो किन रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करते हैं? तो हम कहते हैं उस रेशियो को हम बोलते हैं दैट इज योर गेनिंग रेशियो। 37 अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म्स बिजनेस कॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू, इफेक्टिव की सीज। तो 37 का रहेगा कॉन्टिन्यू। आप देख सकते हो इधर मैंने क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा। 38 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया था फर्म की अगर डिसोल्यूशन हो रही है तो उसमें ऑब्वियसली बात है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो रही है। 39 इफ एनी सरप्लस इज अवेलेबल देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन, ठीक है, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। 39 का आंसर करेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, अगर कोई भी सरप्लस है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Which of the following is not the condition of reconstitution of partnership? तो ये हमने आपको बताया था that dissolution of partnership firm is not the reconstitution of partnership, क्योंकि इसमें आपका बिजनेस क्या हो रहा है, खत्म, दी एंड। तो इधर ही आपका जो पार्टनरशिप है उसका भी डी एंड करते, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी पार्टनरशिप। ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सबसे अलग है, सबसे हटके है। आपका 6 महीने का सिलेबस 4 दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है, तो वो तो आपको थोड़ा सा खटकाएगा। आपकी बस इसमें मेहनत है। मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं आपका हर एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मत सोचो कि हाँ हम पार्टनरशिप छोड़ देते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ना भी है अगर लेकिन आपको पार्टनरशिप में अच्छे मार्क्स लाने भी है, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जो हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे ना उनको तो अच्छी तरह कर लो। ये जो 3rd और 4th सेशन था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मे बी आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ही मिले तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज था एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर कि आपको सब कुछ पहुंचाया जाए। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ जिसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बीआरएस। उसके बाद मैं आपको बता दूं हमारा जो ओल्ड टॉपिक्स हैं वो सब कुछ खत्म हो गए। न्यू टॉपिक्स दैट इज 5 टॉपिक्स अब वो ही रह गए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके एग्जाम होने से पहले आपकी प्रॉपर सब कुछ मैं इधर रिवाइज करा के जाऊंगा, इधर से नहीं भागने वाला। तो गाइस आज का अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।